जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट में लगभग 2.5 पार्ट में इस चैप्टर का पूरा थ्योरी कवर कर लिया है। अब ऑब्जेक्टिव लगभग 50 के आसपास हम इसमें कवर करने वाले हैं। जितना संभावित क्वेश्चन बन सकते थे और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो लगभग सब यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इसका थ्योरी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, तो बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। हमने शुरू में ही बताया था बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत दिए थे, उनका नाम था बीने। ओके, बीने ही ने बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत दिया था और हम कह सकते हैं कि बीने ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धि पर शोध कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बुद्धि पर शोध कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बुद्धि पर शोध कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो बीने ही थे। ठीक है, आगे हम लोग कवर करते हैं। गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। हम लोगों ने गार्डनर के 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में ऑलरेडी थ्योरी में कवर किया था। इसमें अलग अलग आधार पे उन्होंने बुद्धि को 8 कैटेगरी में बांट के रखा था और बताया था कि 8 प्रकार की बुद्धि जो एक इंसान के अंदर पाई जाती है उस सब 8 प्रकार की बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। लेकिन कोई अगर समस्या आ जाए उसके सामने या कोई कार्य करना हो तो ये 8 बुद्धि एक दूसरे की हेल्प करती है और उस कार्य को निष्पादित करती है, या कोई समस्या रहता है उसको निष्पादित करती है। तो गार्डनर के अनुसार टोटल 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया गया था, जिसमें से हमने शुरू में ही सेकेंड नंबर में बताया था तार्किक गणितीय बुद्धि। ये गार्डनर का ही एक प्रकार का बुद्धि है, लेकिन जी कारक है ना, ये गार्डनर के द्वारा बुद्धि के प्रकार में नहीं बताया गया है। ये स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि के द्विकारकीय सिद्धांत बताया गया था। द्विकारक सिद्धांत बताया गया था। उसमें उन्होंने बुद्धि को 2 भागों में डिवाइड किया था, एक एस कारक और एक जी कारक। ठीक है, तो ये किसका है, जी कारक, ये स्पीयरमैन का है। ये गार्डनर के बुद्धि के प्रकार में नहीं आता। स्थानिक बुद्धि ये गार्डनर के बुद्धि के प्रकार में आता है। तो कहीं कहीं ये स्थानिक न दे के देशिक दे देता है। क्या दे देता है, देशिक। इसका मतलब क्या होता है, तो हम कहीं जाते हैं, एक बार गए हैं किसी रास्ते से और हम उसका दृश्य अपने दिमाग में बना लेते हैं। अगर बाई चांस बाद में उसको मैप में उतारना हो तो अगर इस प्रकार की बुद्धि हमारे पास काफी है तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, स्थानिक या देशिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक ये भी एक प्रकार का गार्डनर के द्वारा दिया गया बुद्धि का एक प्रकार है। इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जो बुद्धि होता है उसका आकलन करता है, उसका निगेटिव पॉजिटिव सब आकलन करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। तो ये सब ये और ये तीनों गार्डनर का एक तरह से बहुबुद्धि सिद्धांत का ही सिद्धांत है, लेकिन जी कारक ये स्पीयरमैन का है। ओके, आगे हम लोग कवर करते हैं। किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की थी, तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने का कार्य किया था जेपी दास और नागलेरी। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, ये देखिएगा, हम जब पास मॉडल आप लोग को बता रहे थे, पास मॉडल तो बताए थे, पास मॉडल को विकसित करने का कार्य 3 व्यक्तियों ने मिलकर किया था। 3 व्यक्ति, जिसमें से तो एक यही दोनों थे, जेपी दास और दूसरा व्यक्ति यही थे नागलेरी, और तीसरा व्यक्ति थे वो थे किर्वी। कौन थे बाबू, तो किर्वी थे। ये 3 व्यक्तियों ने मिलके पास मॉडल विकसित किया था और उसी दौरान इन्होंने ही, ये दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था, तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने का भी कार्य किया था। तो ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे पूछने की भी संभावना है। और पास मॉडल भी आप लोग को पता होना चाहिए कि 3 व्यक्तियों ने मिलकर दिया था।
जेपी दास, नागलेरी और किरवी ने। ओके, आगे हम लोग कवर करते हैं। ओके, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक बताया? आगमनात्मक तर्कना यानी कहने का मतलब हम आगे का जो प्लान बनाते हैं उसके बारे में, कोई मान लो 6 महीना बाद या 7 साल भर बाद कोई स्टार्टअप शुरू करना है या कोई कार्य करना है, तो आज ही से उसके बारे में तर्क वितर्क करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, उसके लिए एक बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तो वही बुद्धि ये सारा कार्य करवाती है और योजना को पूरे फुलफिल तरीके से तैयार करती है। तो उसी को कहा गया है आगमनात्मक तर्कना। तो आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो ये मानने का काम किया था थर्स्टन साहब ने। किसने किया था? तो ऑप्शन सी में आ जाएगा, थर्स्टन। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इन द माइंड ऑफ मैन। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो ये लिखने का, ये एक प्रकार का बुक है, ये लिखने का जो कार्य किया था तो मर्फी साहब ने किया था। किसने किया था? तो मर्फी बाबा। ओके, मर्फी बाबा ने किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संवेग, संवेग का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, ये हिंदी वर्ड है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमोशन। इमोशन प्रकार की बुद्धि होती है। इंसान जो बड़े बड़े कार्य करते हैं ना, तो इमोशन बुद्धि के आधार पे ही करते हैं। ठीक है, उनके पास इमोशन कंट्रोल नहीं होगा और इमोशन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे ना, तो बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रकार का संवेगात्मक बुद्धि है, ये हमारे विकास में यानी हमारे एक उच्च लेवल में जाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो कहेंगे संवेगात्मक बुद्धि पद का जो प्रतिपादन किया था वो किया था सैलो तथा मेयर ने। ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत देने का कार्य किया था थर्स्टन साहब ने, और इन्होंने बुद्धि के 7 कारक के बारे में बताया था। जैसे गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, वैसे ही प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत में थर्स्टन साहब ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे, और ये भी बताए थे कि ये सातों बुद्धि एक दूसरे से हटके कार्य करती हैं, लेकिन समय आने पर ये सब एक दूसरे की मदद करती है। यानी हमारे दिमाग में टोटल 7 बुद्धि है, उसी का जिक्र किया था। किसने? थर्स्टन साहब ने। ओके, आगे हम लोग देखते हैं निम्नांकित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को बढ़िया से अगर समझे आप, तो यहाँ क्या कह रहा है कि मूल्यांकन विधि, अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब आंकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, उसका बुद्धि कितना विकसित हुआ है, ये सारा चीज आंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके किसी, मान लो कि किसी व्यक्ति के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं एक तरह से, तो क्या क्या तरीका आप अपना सकते हैं? तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ये एक विधि है। हम 5 प्रकार की विधि के बारे में बताए थे, जिसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी था। केस स्टडी, किसी व्यक्ति का केस अध्ययन करके उसका केस, मान लो पुलिस भी एक तरह से किसी व्यक्ति मुजरिम का केस फाइल दर्ज करती है, तो उसके बारे में पूरा जाके जांच पड़ताल करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है, वही तो केस होता है। या एक डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, तो पहले डॉक्टर उसके बारे में हर चीज की जानकारी रखता है, मतलब बीमारी के बारे में, हर बीमारी के बारे में जांच पड़ताल करके कोई अलग से ब्लड टेस्ट करवाता है, एक्सरे करवाता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है, यानी कि इकट्ठा करता है जानकारी, यानी केस कलेक्ट करता है, फिर उस केस का अध्ययन करता है, तो उसके बारे में एक तरह से मूल्यांकन कर पाता है कि उसके तरह से उसको किस प्रकार की बीमारी है। तो वैसे ही किसी व्यक्ति का यदि व्यक्तित्व या कुछ ही मूल्यांकन करना हो तो क्या तरीका अपनाएंगे? तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण, उसके बाद केस स्टडी, लेकिन ये नहीं रहेगा, मन चिकित्सा इसमें नहीं आता है। फिर एक और तरीका होता है साक्षात्कार, या सेल्फ रिपोर्ट भी इसमें रह सकता है। सेल्फ रिपोर्ट के आधार पे भी, मतलब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी परिचय लिखा है अपने, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट किया है, अपने बारे में खुद बताया है, तो वो भी पढ़ के उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन मन चिकित्सा जो है ये क्या है? तो ये इलाज करने का एक तरीका है। किसी व्यक्ति, कोई मानसिक रोगी है, उसका इलाज करने का तरीका है। क्या है? तो मानसिक रोगी का
इलाज करने का तरीका है। ये मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक में मूल्यांकन विधि का एक यंत्र का नहीं है, एक तरह से कहेंगे कि एक तरीका नहीं है। ये तीनों सही है लेकिन ये नहीं रहेगा उसमें। आगे हम लोग देखते हैं बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया था। बुद्धि का संरचना मॉडल किसने विकसित किया था बाबू, तो ये गिलफोर्ड ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने ही बुद्धि संरचना मॉडल विकसित किया था। वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य क्या होता है। वैयक्तिक भिन्नता यानी दो व्यक्ति में जो भी विभिन्नता पाई जाती है या दो जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, तो वही उसी के बारे में यहाँ पूछा है। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है, तो अर्थ आप साधारण अगर प्रैक्टिकली देख लें, अपने आसपास में जो व्यक्ति हैं उनमें विभिन्नताएं देखें तो किस आधार पे आप आंक सकते हैं। तो देख लो, व्यक्तियों की विशेषताओं में अंदर उनकी बुद्धि की विशेषता हो, शारीरिक ढांचा की विशेषता हो, उसमें आप अंतर कर सकते हैं, है ना। तो उनके जो व्यक्तियों की विशेषताएं होती है उसके आधार पे भी आप वैयक्तिक भिन्नता एक तरह से जान सकते हैं। और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, कोई भी व्यक्ति एक जैसा व्यवहार नहीं करता, उसके व्यवहार का जो पैटर्न होता है अलग अलग होता है। उस आधार पे भी हम दो व्यक्तियों में या दो से अधिक व्यक्तियों में विभिन्नता कर सकते हैं। तो एक तरह से ये दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखते हैं संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया है। तो संवेगात्मक बुद्धि, इमोशंस बुद्धि, ठीक है, इमोशंस बुद्धि में क्या नहीं रखा गया है। तो देखो, अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, अपने इमोशंस की सही जानकारी रखना, ये तो रखा ही गया है। स्वयं को प्रेरित करना, अपने आप को एक तरह से प्रेरित करना यानी कि मोटिवेट करने का एक तरह से काम किया जाता है। तो संवेग में आके ही कर सकता है आदमी, संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा ही अपने आप को मोटिवेट करता है। ये भी एक तरह से इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरों को धमकी देना इसमें नहीं आता है, ये इस बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि का ये तत्व नहीं है, दूसरे को धमकी देना। ओके, दूसरे के संवेगों को पहचानना ये इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या कहा है, तो संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे नहीं रखा जा सकता, तो नहीं रखने की बात कहा है, तो दूसरे को धमकी देना ये नहीं रख सकते इसमें। आगे हम लोग देखते हैं व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। तो संवेगात्मक बुद्धि हमारे सफलता में 80% अपनी भूमिका निभाती है। ध्यान रखना, कई जगह गलत देखने को मिलेगा आपको, लेकिन ऑप्शन सी रहेगा। हमारे विकास में, ठीक है, हमारी सफलता में संवेगात्मक बुद्धि का 80% भूमिका रहता है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है। तो स्टैनफोर्ड बीने स्केल 1916 में बीने के द्वारा ये स्केल तैयार किया गया था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, ये बुद्धि मापने का एक स्केल है। किसी व्यक्ति का बुद्धि मापने का कुछ पैमाना तैयार करना रहता है, तो ये तैयार करने का कार्य बीने ने किया था, वो 1916 में किया गया था। उसी को स्टैनफोर्ड बीनेट स्केल कहा गया था। ओके, आगे हम लोग देखते हैं रेनेव का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है। एक क्या है, तो व्यक्तिगत परीक्षण है। इसको क्या कहेंगे, अगर आप इसको इंग्लिश में अगर पढ़ें तो रेनेव प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। रेनेव प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस नाम से जाना जाता है, तो रेनेव, एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, रेनेव प्रोग्रेसिव मैट्रिक। रेनेव प्रोग्रेसिव मैट्रिक, इसी को प्रोग्रेसिव को प्रगतिशील कर दिया है और मैट्रिक को मात्रिक कर दिया है। ठीक है, ये हिंदी में कर दिया है, लेकिन ये भी देखने इससे मेरी यही चीज है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, रेनेव का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण क्या है, तो ये एक व्यक्तिगत परीक्षण है। किसी एक व्यक्ति को, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को भी परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके करेंगे, इसीलिए ये वैयक्तिक परीक्षण है। ठीक है, तो व्यक्तिगत परीक्षण है। तो ये किस प्रकार करेंगे, तो देखो हम बताए ही थे कि एक बड़ा सा बॉक्स लेंगे, उसमें कम से कम 10 के आसपास क्यूब, छोटा छोटा क्यूब रख देंगे। ठीक है, छोटा छोटा क्यूब रख देंगे यहाँ पे, और ऐसे रख देंगे, इतना ही रखेंगे कि पूरा एकदम भर ना जाए, कुछ खाली जगह रहे।
उसके बाद एक पेपर लाएंगे और पेपर पे कुछ चित्र रहेगा ऐसे करके, और पेपर में जो चित्र रहेगा वही ये अंदर का जो क्यूब है उससे बनाने के लिए कहा जाता है किसी को, और टाइमिंग दिया जाता है कि इतने समय में आपको सेम ऐसा ही फिगर इस क्यूब के माध्यम से आपको बना देना है। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा, जिस व्यक्ति की बुद्धि तेज रहती है उतना ही जल्दी बना देता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, यही है रेनेव प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखो, मानसिक दुर्बल व्यक्ति के बारे में जब हम जिक्र कर रहे थे कि 70 से नीचे, जिसका आईक्यू लेवल 70 या इससे नीचे होता है, उसे किस में रखा जाता है? तो मानसिक दुर्बल व्यक्ति में। ओके, मानसिक दुर्बल व्यक्ति के श्रेणी में रखा जाता है जिसका आईक्यू लेवल 70 से नीचे होता है। तो उसमें भी 4 कैटेगरी में इनको रखा गया है। मानसिक दुर्बल मतलब उसके दिमाग में कोई ना कोई नट बोल्ट ढीला है, यानी कि मानसिक दुर्बल है। ओके, तो उसको 70 से नीचे रखा गया, इन लोगों का आईक्यू लेवल 70 से नीचे रखा गया है, और उसको भी 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो इसमें क्या बोला है? जिसका आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि 33 से 49 के बीच हो, उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा? उनको साधारण मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, ऑप्शन बी। और जिसका 50 से लेके लगभग 70 के आसपास हो उसको सौम्य मानसिक दुर्बलता में रखा गया है। और इसको 30 से लेके या 33 ही रख लो, 33 से लेके 49 तक, 1-2 इधर उधर हो सकता है एग्जाम में भी, ठीक है, इधर उधर कर देता है तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये होता है। फिर गंभीर मानसिक दुर्बलता जो होती है वो होता है लगभग 20 से लेके 32-33 तक वो रहता है। और जो 20 से नीचे हो, 20 से नीचे, उसे अति गंभीर मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जाता है। तो जो भी बालक होता है या व्यक्ति होता है जो मानसिक रूप से अशक्त की श्रेणी में आता है उसको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ये चारों कैटेगरी आप लोग को याद रखना होगा कि जिसका आईक्यू लेवल 50 से 70 हो उसको सौम्य मानसिक दुर्बल के अंतर्गत रखा जाएगा। जिसका आईक्यू लेवल 33 से 49 हो उसको साधारण मानसिक दुर्बल में रखा जाएगा। और जिसका आईक्यू लेवल 20 से लेके 32 के बीच में हो गंभीर मानसिक दुर्बल में रखा जाएगा। और जिसका आईक्यू लेवल 20 से नीचे हो उसको अति गंभीर मानसिक दुर्बलता के अंतर्गत रखा जाता है। तो चलो हम लोग आगे देख लेते हैं। मानसिक उम्र मापक है। मानसिक उम्र मापक, देखो यहाँ मानसिक उम्र मापने की बात कर रहा है। ये क्या है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? ये बुद्धि का एक निरपेक्ष स्तर होता है। बुद्धि का एक निरपेक्ष स्तर होता है, यानी कि किसी व्यक्ति का बुद्धि का उम्र जितना होता है उतना ये निकाल के दे देता है। मानो किसी व्यक्ति का वास्तविक उम्र जो है वो 10 वर्ष है, लेकिन उसका बुद्धि 15 वर्ष के व्यक्ति के जैसा है। तो मानसिक उम्र मापक क्या करेगा ना, उस व्यक्ति की बुद्धि 15 वर्ष के जो बालक होते हैं उस आधार पे नाप के निकाल देगा, यानी कि जितना उसकी बुद्धि होगी उतना ही वो माप के निकाल देगा। ये भी हो सकता है कि कोई 10 साल का बच्चा हो उसकी बुद्धि 7 साल के बच्चों का हो, तो यही निकाल के देगा। यानी कि वो क्या करेगा? बुद्धि का निरपेक्ष स्तर निकाल देगा। क्या? मानसिक उम्र मापक। उसको वास्तविक उम्र से मतलब नहीं है, उसका बुद्धि का कितना उम्र हुआ है उससे मतलब है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का शुरुआत करने का कार्य किया था वो बीने ने किया था 1905 में। ठीक है, 1905 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? देखो, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता, यानी कि बुद्धि के आधार पे, मतलब उसके अंदर, उसके बुद्धि के अंदर हर प्रकार की क्षमताएं हैं और उसके आधार पे भी कोई व्यक्ति, उस आधार पे कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई समस्या आती है तो उससे निपटता है, या कोई पर्यावरणीय समस्या हो या निजी समस्या हो, तो ये ही सार्वभौमिक क्षमता के आधार पे ही उस समस्या से निपटता है। तो बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित करने का जो कार्य किया था वो
वेसलर थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेसलर। ओके, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को होगी। बीने का जो एक कार्यकीय बुद्धि सिद्धांत है और व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता, ये दोनों लगभग सेम है, 80% सेम है, तो नाम से आप लोग को अंतर करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत। ओके, बुद्धि का 3 सिद्धांत देने का कार्य जो किया था, त्रितत्वीय सिद्धांत, वो किसने किया था? तो थर्स्टन साहब ने किया था, सॉरी स्टर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्होंने ही त्रितत्वीय सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्नबर्ग ने। वो 3 कौन कौन से हैं? तो पहला क्या हो जाएगा? तो घटकीय बुद्धि। क्या? घटकीय बुद्धि। दूसरा हो जाता है अनुभौविक बुद्धि, अनुभौविक बुद्धि। और तीसरा हो जाएगा संदर्भिक बुद्धि, संदर्भिक बुद्धि। ठीक है, तो किसने बुद्धि का त्रितत्वीय या त्रिचापीय, कहीं कहीं दे देगा, त्रितत्वीय या त्रिचापीय दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ त्रितत्वीय दे दिया है, त्रितत्वीय सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ये विकसित करने का काम किया था वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया था। वो तीनों कौन कौन से हैं सिद्धांत? एक घटकीय बुद्धि का सिद्धांत, एक अनुभौविक बुद्धि का सिद्धांत, एक संदर्भिक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो ये स्टर्नबर्ग ने दिया था, याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं, रेनेव प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो ये एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी इसमें लिखने उखने का कार्य नहीं किया जाता है, दिमाग का कार्य करके हाथों से ही डिजाइन तैयार किया, मतलब क्यूब के माध्यम से डिजाइन बनाया जाता है। अब 10-20 को जितना क्यूब हो उस क्यूब से इधर उधर करके डिजाइन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक नहीं कहेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन है? तो कैटेल ने संस्कृति मुक्त परीक्षण एक तरह से विकसित करने का कार्य किया था। कहाँ है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कैटेल बुद्धि परीक्षण। निम्न में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो कैटेल बुद्धि परीक्षण, ये संस्कृति मुक्त परीक्षण। इसमें जब किसी व्यक्ति का बुद्धि का परीक्षण किया जाता है तो उसमें संस्कृति को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, यानी संस्कृति को शामिल करके उसका बुद्धि परीक्षण नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको संस्कृति मुक्त परीक्षण कहा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके अंदर सूझबूझ बहुत ज्यादा रहती है, समझ जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, समझदार बहुत होते हैं वो। निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तो गिलफोर्ड ने त्रिविमात्मक सिद्धांत विकसित किया था, मतलब त्रिविमात्मक 3 विमा का एक सिद्धांत विकसित किया था कि मतलब कोई कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य का निष्पादन करने के लिए 3 विमाओं की आवश्यकता होती है। ओके, एक तो क्या होती है? तो कोई विषय वस्तु होना चाहिए, आखिर हमें कार्य क्या करना है उसका पता तो होना चाहिए, यानी कि विषय वस्तु कुछ तो होना चाहिए, तो वो हो जाता है ये विषय वस्तु। और उसके बाद क्या कार्य करना है, क्या संक्रिया करना है, वो भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, उसी पे तो क्या हो जाता है? संक्रिया हो जाता है। उसके बाद कार्य करने के बाद कुछ तो मिलेगा ना, कुछ फल तो मिलेगा, फायदा तो होगा ना, तो उत्पाद हो जाता है, अंतिम जो होता है वो उत्पाद हो जाता है। यानी कि ये त्रिबुद्धि का एक तरह से कह सकते हैं त्रिविमात्मक सिद्धांत है, लेकिन संख्यात्मक योग्यता इसमें शामिल नहीं की जाती है, इसमें नहीं शामिल की जाती है। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का मतलब हम किसी चीज के बारे में पता नहीं है फिर भी उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। यही तो कार्य मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक करते हैं, नया नया आविष्कार करते हैं, तो क्या उनको पता रहता है? नहीं पता रहता है। तो अमूर्त चिंतन करते रहते हैं कि दुनिया, मान लो अंतरिक्ष के बारे में सोचेंगे कि यहाँ हो सकता है कि मंगल ग्रह हो, यहाँ हो सकता है कि ब्लैक होल हो,
ये सब अमूर्त चिंतन, मतलब देखे नहीं है, एक सोच दर्शा रही है, ठीक है, उसी के बारे में। तो किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही एक तरह से बुद्धि है? तो ये कहने का कार्य जो किया था टर्मन साहब ने किया था। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या होता है? तो हमने अभी बताया था कि पास मॉडल देने का जो कार्य किया था वो पास मॉडल, PASS, यही होता है ना पास का मतलब। तो पास का मतलब क्या हो जाएगा? तो प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है, प्लानिंग। ए का अटेंशन, अटेंशन, ओके, यानी सावधानी बरतना, किसी चीज के प्रति अटेंशन होना, वो हो जाएगा। डबल एस का मतलब एक का यस सिमुल्टेनस और एक का यस सक्सेसिव होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? पहले पी से प्लानिंग मतलब योजना, अटेंशन मतलब अवधान या भाव प्रबोधन, उसी को कहते हैं अवधान, भाव प्रबोधन। सिमुल्टेशन एंड सक्सेसिव, इसका मतलब होता है समकालिक एवं अनुक्रमिक, समकालिक अनुक्रमिक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। तो बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले कौन थे? तो अल्फ्रेड बीने थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है ना। निम्न में से कौन बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है? यानी कि हमें किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल पता करना हो, पता करना हो कि इस व्यक्ति के पास बुद्धि कितना है, उसका आईक्यू कितना हाई है या कितना लो है। तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला है। कैसे? तो फार्मूला क्या हो जाता है? तो पहले तो होता है वास्तविक आयु, यहां पे वास्तविक आयु, यहां कुछ गलत नहीं, ठीक है, मानसिक आयु, ठीक है, पहले मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जो उसकी वास्तविक आयु इंटू 100 गुणे 100 कर देंगे। और ये कहाँ पे है? तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ये वाला फार्मूला आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इसमें कहीं नहीं है ना। पहले क्या रहेगा? तो मानसिक आयु, यानी कि किसी व्यक्ति का वर्तमान में मानसिक आयु कितना है, और नीचे उसका जो वास्तविक आयु है। मान लो हम 25 साल के हैं, 25 साल के, ठीक है, मान लो हम 25 साल के हैं, तो ये मेरा वास्तविक आयु हो गया, है ना। थोड़ा अलग दिखते हैं, मेरा वास्तविक आयु हो गया। और मान लो मेरी जो बुद्धि है वो 30 साल की है, जो मानसिक आयु है वो 30 साल की है। तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 से, तो कैसे कितना हो जाएगा? 25 चौको 100 और 3 चौको 12, यानी कि हमारा आईक्यू लेवल जो होगा वो कितना होगा? 120। हमारा आईक्यू लेवल 120, ठीक है। ऐसे ही निकाला जाता है किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि का, बुद्धि लब्धि। कभी कभी ना वास्तविक आयु के जगह पे क्या दे देगा? तो कालानुक्रमिक आयु, क्या दे देगा? कालानुक्रमिक आयु, कालानुक्रमिक आयु, दोनों का मतलब एक ही होता है। कालानुक्रमिक आयु का मतलब क्या होता है ना, कि हमारा काल का जो क्रम है वो तो आगे बढ़ ही रहा है। पहले क्या आया था? 18वीं सदी, उसके बाद 19वीं सदी, अभी 20वीं सदी आ गया, यानी कि अभी क्या हो रहा है? 2024 आ गया ना, 25 आ गया। कभी 1925 हुआ करता था, कभी 1825 हुआ करता था। तो ये कालानुक्रम के अनुसार, अभी मान लो अभी वर्तमान में आपका उम्र, आप 2025 में जी रहे हो, तो इस समय आपकी आयु कितनी है? वास्तविक आयु उसी को कहते हैं, ठीक है, दूसरी को कालानुक्रमिक आयु का। ओके, अब मान लो किसी व्यक्ति का बुद्धि 12वीं शताब्दी के व्यक्ति से तो नहीं नापेंगे ना, उस समय बहुत सारी चीजें का आविष्कार नहीं हुआ था। मान लो कोई अकबर के समय में चले जाओ, ठीक है, 1628 वगैरह, सॉरी हाँ 16वीं सदी में चले जाओ, तो वहां पे 16वीं सदी के कोई व्यक्ति 25 साल का है,
और इस समय 20वीं सदी चल रहा है, सॉरी 21वीं सदी चल रहा है। तो 21वीं सदी के कोई व्यक्ति का उम्र 25 साल है, तो दोनों का सेम बुद्धि तो नहीं होगा ना, उसी को क्या करेंगे, कालानुक्रमिक आयु के अनुसार हम लिखेंगे यहाँ। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण इनमें से कौन है? तो स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, स्टैनफोर्ड बीने, ये क्या है? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, ऑप्शन सी, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आगे हम लोग देखते हैं, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है? गार्डनर के अनुसार इसमें से कौन एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो गार्डनर के अनुसार टोटल 8 प्रकार की बुद्धि है। कितना है? तो 8 प्रकार की, टोटल 8 प्रकार की बुद्धि है। तो 8 प्रकार की बुद्धि में भाषाई बुद्धि है ही, तार्किक गणितीय बुद्धि है ही, स्थानिक बुद्धि है ही, लेकिन अनुभवजन्य बुद्धि नहीं है। अनुभव वाली बुद्धि का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। ओके, तो ये ऑप्शन डी सही नहीं होगा, एक तरह से यही सही होगा, यहां नहीं दिया हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय कराया? तो मानसिक आयु यहां शुरू में ही बताए थे, जब थ्योरी वाला पोर्शन बता रहे थे तो उस समय बताए थे कि मानसिक आयु का जो सिद्धांत कहो, संप्रत्यय कहो, ये विकसित करने का कार्य किसने किया था? बीने और साइमन, 2 व्यक्तियों ने मिलकर किया था। या कालानुक्रमिक आयु का सिद्धांत भी इन्होंने ही विकसित किया था। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? बीने और साइमन। यह मानसिक आयु की जगह पे कभी हो सकता है कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु, कुछ भी दे दे। तो उसके संप्रत्यय को किसने परिचय कराया? तो परिचय कराने का कार्य किया था बीने ने। किसने? बीने। यहां आप लोग को ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है ये पूछ दे, क्या वास्तविक आयु का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? ठीक है, वास्तविक आयु का संप्रत्यय मानसिक आयु का संप्रत्यय, ये दोनों देने का जो कार्य किया था ना। कभी कभी क्या है ना, वास्तविक आयु ना लिख के इसके जगह पे कालानुक्रमिक आयु दे देगा। कालानुक्रमिक, दोनों का मतलब एक ही होता है, कालानुक्रमिक आयु का संप्रत्यय। ठीक है, तो ये विकसित करने का कार्य किसने किया था? तो बीने व साइमन, बीने व साइमन, याद रखना, इन दोनों ने मिलके ही ये कार्य किया था। ठीक है, कालानुक्रमिक आयु का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? तो बीने व साइमन। वास्तविक आयु का संप्रत्यय, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये भी इन्होंने ही किया था। मानसिक आयु का संप्रत्यय इन्होंने ही किया था। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि में 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में जिक्र किया था। 8 प्रकार का बुद्धि, 8 प्रकार का बुद्धि के बारे में किसने बताया था? तो गार्डनर ने, और इसी को ही बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा गया। सिद्धांत कहो या संप्रत्यय, बात एक ही है। देखो, संप्रत्यय का बहुत सारा मतलब होता है। ठीक है, गार्डनर के अनुसार टोटल 8 प्रकार की बुद्धि है। ओके, इसको ही बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का जो कार्य किया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि के 2 सिद्धांत विकसित किए थे। ओके, 2, एक को क्या कहा गया? सामान्य कारक, सामान्य कारक, इसी को साकारक भी कहते हैं, साकारक, या कहीं कहीं जी फैक्टर इसी को कहते हैं। जी का मतलब होता है जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर। दूसरा क्या हो जाता है? तो वो होता है विशेष कारक।
विशेष कारक, इसी को वी कारक भी कहीं कहीं देखने को मिले, वी कारक के नाम से भी जानते हैं, वी कारक या यस फैक्टर, यस फैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाम एक ही है, सामान्य कारक कहो, सा कारक कहो या जी फैक्टर कहो, इसको विशेष कारक कहो, वी कारक कहो या एस फैक्टर कहो। यही है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, स्फीयर मैंने दिया था। और दो सिद्धांत कौन कौन है, एक सामान्य कारक और विशेष कारक। ये दोनों क्या क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के पास दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, यानी विशेष बुद्धि की जो विशेषता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो हर व्यक्ति के अंदर सामान्य प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। सामान्य प्रकार की बुद्धि का मतलब बोलना, घूमना, टहलना, खाना पीना, बात करना, ये तो बुद्धि के आधार पर ही होता। और हर व्यक्ति के अंदर भी एक विशेष प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेकिन अंतर थोड़ा बस यहाँ पे ये हो जाता है कि किसी के अंदर जो विशेष कारक है वो उच्च लेवल का होता है, और जिनके अंदर उच्च लेवल का होता है वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करते हैं। ओके, और जिनके अंदर थोड़ा कम होता है ये, वो अपने जीवन में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन रहता है दोनों चीजें इस व्यक्ति में प्रॉपर तरीके से रहता ही है। आगे हम देख लेते हैं किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है। तो बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित करने का जो कार्य किया था तो हिलगार्ड, एटकिंसन ने किया था। हिलगार्ड, एटकिंसन ने किया था। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया, तो 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में गार्डनर ने बताया, याद रखिएगा। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, तो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण अभी क्यू के माध्यम से हम बताए थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाता है। आगे हम देखते हैं किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया, यानी किसी एक सृजनात्मकता किसी व्यक्ति की एक विशेषता होती है। जो मान लो कोई वैज्ञानिक है, उसके अंदर सृजनात्मकता की क्षमता बहुत अधिक होगी, ठीक है। तो उसको कहा है कि किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया। तो किस तरह परिभाषित किया है भैया, तो सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। तो कोई व्यक्ति नया चीज का आविष्कार हो रहा है या नए चीज का निर्माण हो रहा है, यानी कि उसका सर्जन हो रहा है। तो सर्जन का सीधा परिभाषा यही होगा। ये इन्होंने परिभाषित किया था, इजरायली साहब ने। किसने, तो इजरायली साहब ने। किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। मोहसिन ने 50वीं सदी में, ठीक है, 1950वीं सदी में ये विकसित करने का काम किया था। तो 50वीं एक ही है, ऑप्शन ए 1954, ठीक है। कभी कभी 1957 भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कभी कभी 1950वीं सदी ऐसा करके देखिएगा, दे देगा। ओके, तो मोहसिन साहब ये भारतीय थे, याद रखिएगा, ये भारतीय मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1950 में मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, अपने ही नाम पे रख लिया था उस परीक्षण का नाम। एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि कितना होता है बाबू, तो मूढ़ व्यक्ति जो होता है उसका बुद्धि लब्धि 50 से लेके 69 के बीच में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय, यानी कि अभी फार्मूला जो बताए थे बुद्धि लब्धि निकालने का, उसको किसने विकसित किया था। तो विकसित करने का जो कार्य किया था ना, वो स्टर्न ने किया था। स्टर्न, विलियम स्टर्न, क्या नाम है इनका पूर्ण, तो विलियम स्टर्न। ध्यान रखना, कहीं कहीं बीने दिया रहेगा ना तो बीने को नहीं मारना है। हालांकि उन्होंने मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु का संप्रत्यय विकसित किया था, लेकिन बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जो विकसित किया था वो विलियम स्टर्न ने किया था, समझे। ये 1912 में किया था, ठीक है, 1912 में। आगे हम लोग देखते हैं किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा। तो बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहने का कार्य कहा था वो बेसलर साहब ने कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, तो वो अल्फ्रेड बीने ही है, ठीक है, अल्फ्रेड बीने ही है। ये 2 बार रिपीट कर गया क्वेश्चन, अल्फ्रेड बीने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच में होती है उन्हें किस श्रेणी में रखते हैं या क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं उन्हें? तो मंद। ठीक है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है तो उनको मंद की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंद की श्रेणी में। ठीक है, इसको आपके बुक में मंद ना देखे, दिया होगा निम्न औसत। निम्न औसत यही दिया होगा आपके बुक में। ठीक है, निम्न औसत। इनका बुद्धि लब्धि कितना होता है? तो 80 से लेके 89 के बीच में होता है ना। जो औसत बुद्धि होता है, औसत, वो कहां से कहां तक होता है? तो 90 से लेके 109 तक। और जो उच्च औसत होता है, उच्च औसत, वो कितना होता है? तो 110 से लेके 120 के बीच होता है, उसको उच्च औसत कहते हैं। सॉरी, ठीक है, 110 से 120 के बीच में होता है, उसको उच्च औसत कहते हैं। इससे 120 से जो रहता है ना, उसको प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। प्रतिभाशाली 120 से 130 के बीच जिनकी आईक्यू होती है उसको प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। और जिसका बुद्धि लब्धि 130 प्लस हो ना, उसको अति प्रतिभाशाली के अंतर्गत रखा जाएगा। अति श्रेष्ठ बुद्धि जिसको कहते हैं। ठीक है, अति प्रतिभाशाली या अति श्रेष्ठ बुद्धि, उसका आईक्यू लेवल कितना रहेगा? 130 से ऊपर रहेगा। इधर थोड़ा सा जान लो, आप लोग को बताएं 70 से नीचे जिसका बुद्धि लब्धि है उसको एक तरह से किस में रखेंगे? उसको देखो मानसिक अशक्तता कहते हैं। ठीक है, मानसिक अशक्तता श्रेणी में उसको रखेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति का बुद्धि लब्धि 70 से ऊपर है उसको सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ हम 70 तक काउंट करेंगे, यानी कि 70 से लेके 80 के बीच में जिसका आईक्यू है उसको सीमावर्ती के अंतर्गत रखा जाता है। सीमावर्ती यानी यहाँ क्या कर रहा है कि उसका बुद्धि सीमा पे लटकल है, सीमा पे है, कभी भी लटक सकता है, यानी उसका नट बोल्ट कभी भी ढीला हो सकता है। ठीक है, कभी भी। तो ये सारा याद रखिएगा, ये पूछता ही है। थ्योरी पोर्शन में हम इसके बारे में ऑलरेडी बताए हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित किया गया था? तो 3 व्यक्तियों के द्वारा 1994 में पास मॉडल विकसित किया गया था, किर्वी, नागलेरी और जेफी दास। ठीक है, आगे हम देखते हैं बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में टर्मन साहब ने परिभाषित किया था। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो शाब्दिक परीक्षण, पास ए लॉग परीक्षण, ये भी नहीं है एक शाब्दिक परीक्षण। ये दोनों अशाब्दिक परीक्षण है, शाब्दिक परीक्षण नहीं है। ये और ये दोनों क्या है? तो ये अशाब्दिक परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण। ओके, तो इसको शाब्दिक परीक्षण नहीं मानेंगे, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं? तो थर्स्टन ने बुद्धि का एक प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था। उसमें टोटल 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, क्या नाम दिया था उसका? प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। ओके ओके, तो इसमें टोटल 7 प्रकार के बुद्धि के बारे में जिक्र किया था। किसने? तो थर्स्टन साहब ने। याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं
तो गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है। तो गार्डनर ने टोटल 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में जिक्र किया था, तो उन्होंने जी कारक ये नहीं माना था। जी कारक किसका है, तो स्पीयरमैन का है, अभी बताए हैं कुछ देर पहले। तो जी कारक स्पीयरमैन का है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गार्डनर के अनुसार इनमें से कौन बुद्धि का एक प्रकार नहीं है, तो वो ऑप्शन ए ही है जो गार्डनर के अनुसार नहीं है बल्कि स्पीयरमैन के अनुसार है। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इतना है। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कवर किया, और जितना प्रीवियस ईयर का था या इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता था वो ऑलरेडी हम लोगों ने बना के देख लिया। और आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, खास करके उन दोस्तों में जिन्होंने अभी क्लास 12th में पढ़ना शुरू किया है, और जो क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो इस क्लास का आनंद ले सके और इसकी तैयारी कर सकें, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।